हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर श्याम वशिष्ठ। प्रोसेस कोस्टिंग पर ये आज आखिरी लेक्चर मैं डिलीवर करूंगा आपको बीकॉम फाइनल ईयर के कोस्ट अकाउंटिंग के आपके सिलेबस के तहत। प्रोसेस कोस्टिंग की सारी चीज़ें हमने पहले की हैं। प्रोसेस कोस्टिंग क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अलग अलग प्रक्रियाओं से हो करके अगर कोई प्रोडक्ट इनपुट से फिनिश्ड गुड्स तक पहुँचता है तो वो प्रोसेस कोस्टिंग उसका लेखांकन करने की विधि है। नॉर्मल लॉस क्या है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनके क्या हैं, या अलग अलग मैंने आपको बताया जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स के बारे में, वेयर हाउसिंग के बारे में। और इस तरह से हम क्रशिंग और रिफाइनिंग और फिनिशिंग प्रोसेस के क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं अब से पहले के जो लेक्चर थे प्रोसेस कोस्टिंग पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एस्पेक्ट है प्रोसेस कोस्टिंग का, और वो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जिसे हिंदी में कहेंगे अंतर्विधि लाभ। देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि एक प्रोसेस का जो प्रोडक्शन होता है वो दूसरी प्रोसेस में कोस्ट पे ट्रांसफ़र किया जाता है, और इस तरह से दूसरी प्रोसेस का तीसरी में, तीसरी का चौथी में, और जो आखिरी प्रोसेस है उसका जो प्रोडक्शन होगा वो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में भी कोस्ट पे ही ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्यतः जो प्रोसेसेस हैं उन्हें देखा जाता है कोस्ट सेंटर के रूप में। ओके, क्लियर? यानी एवरी प्रोसेस इज़ ए कोस्ट सेंटर। लेकिन कभी कभी ये देखने में आता है कि हम इसे कोस्ट सेंटर के अलावा प्रॉफिट सेंटर के रूप में भी देख सकते हैं, या व्यवहार में इसे देखते हैं लाभ केंद्र, प्रॉफिट सेंटर। जब तक इंटरनल प्रोसेस जो होती है उसके प्रोडक्ट को बाजार में, मार्केट में सीधे नहीं बेचा जा सकता, जब तक हम ऐसी स्थिति में नहीं होते कि उसे मार्केट में डायरेक्ट एक प्रोसेस के प्रोडक्शन को हम बेच सकें। आमतौर पे होता क्या है कि एक प्रोडक्शन जो होता है एक प्रोसेस का, वो अगली जो उसकी सब्सिक्वेंट जो प्रोसेस है उसके लिए वो रॉ मटेरियल होता है। कई दफ़ा बाहर से डिमांड होती है तो उसे हम बाहर भेज देते हैं, और हम भी ख़रीदते हैं बाहर से, तो हम भी बेच सकते हैं अपनी प्रोसेस का जो भी प्रोडक्शन है। तो जब तक उसे नहीं बेचा जा सकता है तो एक प्रोसेस से जो प्रोडक्ट होगा उसको दूसरी प्रोसेस में हस्तांतरण लागत मूल्य पर ट्रांसफ़र न करके सीधे बाज़ार मूल्य पर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसमें लाभ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि मार्केट प्राइस में तो प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से ये जो हम ट्रांसफ़र करते हैं इसे ट्रांसफ़र प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र प्राइस। क्लियर? तो आम तौर पे तो कोस्ट प्राइस पे करते हैं हम इसको ट्रांसफ़र, और यहाँ ये हस्तांतरण मूल्य पे जब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जब हम स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं, आउटपुट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस तरह से जो स्टॉक है उसमें प्रॉफिट शामिल होता है। दिस इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ओके, तो ये आमतौर पे लागत पे ही होता है, लेकिन कभी कभी स्थिति इस तरह की होती है कि हम ये ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट समेत, प्रॉफिट के साथ इसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो स्टॉक में आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट रह जाता है। अब इस तरह से जो व्यवहार में हम करते हैं कि इसको प्रॉफिट पे ट्रांसफ़र करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, या इससे होगा क्या, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। ऐसा करने पे सबसे पहला फ़र्क तो ये पड़ेगा कि आपको हर प्रोसेस की जो प्रॉफिट और लॉस की स्टेट है, उसकी स्थिति है, वो पता लग जाएगी, और हर प्रोसेस की
एफिशिएंसी या नॉन एफिशिएंसी, कोई भी चीज़ उसमें है, कमी या बेशी, जो भी चीज़ है उसका आपको पता लग जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होगी, ऐसा करने से जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको ये भी पता लग जाएगा कि हर प्रोसेस में जो फिनिश्ड गुड्स है वो बाज़ार की तुलना में, मार्केट की कंपैरिजन में उसमें कितना लाभ हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर वो मार्केट से हमें परचेज करना पड़ता तो कितनी हमें राशि चुकानी पड़ती, और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट से जो विधि से हम स्टॉक को, एक प्रोसेस के स्टॉक को मार्केट वैल्यू पे दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इससे हमें मार्केट प्राइस की तुलना में हमें ये पता लग जाता है कि फिनिश स्टॉक पर बाज़ार की तुलना में हमें कितना लाभ हुआ है। और तीसरी चीज़, यदि एक प्रोसेस की प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट प्राइस से अधिक है तो हमें ये पता लग गया कि उस प्रोसेस को हमें करने में हानि हो रही है, बिकॉज वी आर इनकरिंग मोर देन द मार्केट प्राइस ऑन दैट प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, मेक और बाय डिसीजन हम यहाँ ले सकते हैं, और यहाँ पे बाय करना बाज़ार से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, स्वयं उस प्रोसेस को संपन्न ना करके, उसको चालू ना रख के, हम उस प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स है, यानी उस अगली प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल है, वो हम बाज़ार से ख़रीदना पसंद करेंगे और अनावश्यक प्रोडक्शन कॉस्ट से हम बच जाएंगे। या हमें ये भी पता लग जाएगा कि प्रोसेस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स रही हैं जिसकी वजह से हम मार्केट प्राइस से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हम उस प्रोसेस को बंद कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमारे पास रह जाते हैं। अब अगली बात हम करते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग प्रॉफिट। लाभ जोड़ने की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए, प्रैक्टिकली एक प्रोसेस का जो प्रोडक्शन है, माल है, दूसरी प्रोडक्शन में दो तरह से जा सकता है, कॉस्ट प्राइस पर या ट्रांसफ़र प्राइस पर, और वो उसमें एक निश्चित प्रतिशत, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को जोड़ करके उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान से क्वेश्चन में देखना चाहिए कि लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य पर दिया हुआ है, यानी ऑन कॉस्ट प्राइस है, या ट्रांसफ़र प्राइस पर है, यानी हस्तांतरण मूल्य पर है। ये ध्यान रखना। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ट्रांसफ़र का क्वेश्चन सोल्व करते समय जो चीज़ आपको ध्यान से देखनी है वो ये है कि आप ये देखेंगे कि उसमें जो ट्रांसफ़र है, जो प्रोडक्शन का ट्रांसफ़र है, वो लागत मूल्य पर है या हस्तांतरण मूल्य पर, कॉस्ट पर है, ऑन कॉस्ट प्राइस या ऑन ट्रांसफ़र प्राइस। इसकी अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले अलग अलग ढंग के प्रोसेस अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं। प्रत्येक प्रोसेस अकाउंट के दो भाग, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट तो उसी तरह से बनेगा। लेकिन इसमें क्या होंगे, हम इस तरह की सिचुएशन में जब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ट्रांसफ़र और रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बात करते हैं, ऐसे में हम जो डेबिट और क्रेडिट साइड हैं, दोनों में अलग अलग चार चार कॉलम हम इसमें बनाएंगे, 4 कॉलम ईच साइड। एक में आपके पर्टिकुलर हो गए, फिर एक टोटल का कॉलम हुआ, तीसरा टोटल के, अब ये सब पार्ट हो जाएंगे, तीसरा और चौथा। ठीक है, टोटल में तो टोटल आ गया, और ये इसमें अमाउंट ही आएगा, टोटल क्वांटिटी नहीं आएगी। पहला आपका पर्टिकुलर, दूसरा टोटल रुपीज़, देन टोटल के दो सब पार्ट इसी में हो जाएंगे, एक कॉस्ट का, कॉस्ट इन रुपीज़, एंड प्रॉफिट इन रुपीज़। ये आपको काम आएगा। इसी तरह से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में, दोनों साइड में आपके ये चार चार कॉलम बनेंगे। जो आखिरी बैलेंस एक प्रोसेस में बचता है, तो क्रेडिट साइड में उस बैलेंस के अलावा इस तरह के प्रश्नों में, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स में कुछ भी नहीं लिखा जाता। और जो आपका डेबिट साइड है, डेबिट साइड में सभी प्रकार की जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे मटेरियल है या लेबर है
या आपका ओपनिंग स्टॉक है, ये सब सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राइम कॉस्ट नापने के लिए इनको जोड़ा जाता है और तब जो अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक है उसको आपकी प्राइम कॉस्ट में से घटा देते हैं। ठीक है, यानी आपने करना क्या है, आपने आपका ओपनिंग स्टॉक है, आपका मटेरियल है, आपका लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको जोड़ के प्राइम कॉस्ट आपने निकाल ली। उसमें से आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक तो पहले जोड़ ही दिया, अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक जब घटा देंगे तो वो रियल आपकी एक्चुअल जो आपकी प्राइम कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट निकल आएगी। यदि ऊपरी व्यय या ओन कॉस्ट जिसे बोलते हैं या ओवरहेड्स बोलते हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं या ऑफिस ओवरहेड्स हैं या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, तो यहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो खाली फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करेंगे। तो अगर ओवरहेड्स दिए हुए हैं तो इनको भी क्लोजिंग स्टॉक घटाने के बाद जोड़ते हैं। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में इनको जोड़ेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक जो घटाया वो रियल आपकी प्राइम कॉस्ट हुई। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे ओवरहेड्स को। तब हस्तांतरण मूल्य पर ज्ञात करने के लिए लाभ की एक राशि को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब दो स्थितियां बनती हैं। अगर कॉस्ट पर एक निश्चित परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है तो कैलकुलेशन किस तरह से होगी, फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल बैलेंस मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। जैसे 20% है और टोटल बैलेंस मान लीजिए 1000 है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, अगर कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है तो इन दैट केस। और अगर ये कॉस्ट प्राइस पर नहीं दिया हुआ है, ट्रांसफर प्राइस पर दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है कि ट्रांसफर प्राइस पर एक तय, एक निश्चित, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इसमें जोड़ेंगे, तो इसको प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल बैलेंस मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। यानी अगर मैं वही एग्जांपल लूं तो टोटल बैलेंस आपका मान लीजिए 1000 था, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई रेट मान लीजिए 20 थी, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 20 एंड डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट यानी 80, 100 माइनस 20। ठीक है, यानी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 80। तो इस तरह से ये ट्रांसफर प्राइस पर ये आपका निकल आएगा प्रॉफिट। तो इस तरह से ये ध्यान से आपको देखना चाहिए कि ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमें कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है तो सीधा परसेंटेज से करनी है, और ट्रांसफ़र प्राइस पे अगर दे रखा है तो टोटल बैलेंस मल्टीप्लाइड बाई रेट एंड डिवाइड बाई 100 माइनस रेट हो जाएगा अगर ट्रांसफ़र प्राइस पर दिया हुआ है तो ये ध्यान से करने की बात है। अब हम बात करते हैं रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। देखिए, जब एक प्रोसेस का प्रोडक्शन दूसरी प्रोसेस में हर स्तर पर लागत मूल्य पर हस्तांतरित न होकर लाभ जोड़कर हस्तांतरित होता है, ठीक है, कॉस्ट यानी एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस तीसरी प्रोसेस और फिर फिनिश स्टॉक, जब ये कॉस्ट पे ट्रांसफ़र हम इसका प्रोडक्शन इसका स्टॉक नहीं करते हैं और इसमें लाभ जोड़ करके ये ट्रांसफ़र होता है, तो जो साल का कुल आपका लाभ, जो वास्तविक लाभ की राशि नहीं होगी, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो एक्चुअल प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसमें भी प्रॉफिट शामिल होगा। और क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है और क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि अभी बिका नहीं है, यदि वो बिका नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ा हुआ लाभ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माना जाएगा। क्लियर, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो अभी हमारे पास है, वो बिका नहीं है, तो वो प्रॉफिट असली प्रॉफिट नहीं है, यानी जितना एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए उससे कम है, बिकॉज वी स्टिल हैव क्लोजिंग स्टॉक इन आवर पोजीशन।
जब वो बिकेगा तब बिकेगा, तो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऐसे क्लोजिंग स्टॉक की गणना करने के लिए जो प्राइम कॉस्ट के आधार पे हम करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 4 कॉलम हमने बनाए हैं उसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में क्या शामिल है, प्रॉफिट शामिल है। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, प्राइम कॉस्ट इन कॉस्ट कॉलम, 4 कॉलम आपको बताए थे मैंने। तो पहला कॉस्ट का कॉलम था, दूसरा कॉलम आपका किसका था, दूसरा कॉलम प्रॉफिट का था। ठीक है, और ये सब कॉलम थे दोनों किसके, टोटल के, और पहला आपका पर्टिकुलर का। तो इस तरह से 4 कॉलम थे, यानी पर्टिकुलर देन टोटल, और टोटल के 2 सब पार्ट, थर्ड और फोर्थ कॉलम के हिसाब से कॉस्ट और प्रॉफिट। तो अब देखिए कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को कैसे निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट इन कॉस्ट कॉलम, ठीक है, यानी क्लोजिंग स्टॉक घटाने के बाद जो प्राइम कॉस्ट है वो प्राइम कॉस्ट इन कॉस्ट कॉलम डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट इन टोटल कॉलम एंड मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की उसको हम कर देंगे, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी उसमें प्रॉफिट शामिल था, इससे क्या होगा, इसका शुद्धिकरण हो जाएगा, इससे लाभ निकल जाएगा और आपको कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पता लग जाएगी। और अब आप क्या बनाएंगे, रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक को निकालने से आपका बन जाएगा। वो कैसे निकलेगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपके पास पहले ही थी और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाल ली, तो हम क्या करेंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरह से हर प्रोसेस का, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, हर प्रोसेस का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है स्टॉक में उसको हम निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे, तो हमारे पास रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह से हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हुए आम तौर पे जब कॉस्ट पे होता है, लेकिन व्यवहार में इसे जब प्रॉफिट पे ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रॉफिट के साथ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये देखना है ध्यान से कि जो ट्रांसफ़र है, ये प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे है या ट्रांसफ़र प्राइस पे, और वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट हमने करना है, कैसे हमने इसका रिजर्व बनाना है। आराम से आप अब इसके क्वेश्चंस अपनी बुक्स आपके पास हैं वो कर सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप फ़ोन करके और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आप सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए। अगला चैप्टर हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।